नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त है, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है 23 का वार, किसका प्लान दमदार। जी हां, 2023 विधानसभा चुनाव की जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की पहले बात करें तो टिकटों के लिए महामंथन हो रहा है। कांग्रेस की टिकटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई। आगे 2-3 दिन और लगातार बैठकों का दौर होगा। कांग्रेस का बीजेपी से पहले टिकट घोषित करने का प्लान है ताकि प्रचार में बढ़त मिल सके और कामयाबी हासिल हो। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी परिवर्तन यात्रा के बाद टिकटों का ऐलान करेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या पहले टिकट घोषित करने से कामयाबी मिलती है? क्या पहले टिकट देने की रणनीति जीत की गारंटी? और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चुनावी घमासान, टिकट के लिए बीजेपी कांग्रेस के प्लान। परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी करेगी टिकटों का ऐलान। यात्रा में वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ समेत 5 नेताओं की होगी तस्वीर। कांग्रेस का फॉर्मूला विनिंग, पहले टिकट देने के लिए स्क्रीनिंग। बहुत अच्छा माहौल है। आम व्यक्ति हमारे पास आकर यही कह रहा है कि हमारी यहाँ पे पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। पहले टिकट की रणनीति कितनी है जीत की गारंटी? तेईस का वार, किसका प्लान दमदार? बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। सुरेश गर्ग है, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। प्रदीप जी, महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ। महेश जी, धन्यवाद और स्वागत है आपका। इसके अलावा निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकार से लेंगे। दरअसल जो स्थिति इस वक्त चुनाव को लेकर राजस्थान में बन रही है, उसमें कौन आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है या फिर किसका प्लान दमदार नजर आ रहा है? महेश शर्मा, आपसे समझूंगा कि यह मद्देनजर रखते हुए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उनको सरकार बचानी है, और विपक्ष में बीजेपी है, उनको सरकार फिर से बनानी है। रणनीति जो दिखाई दे रही है टिकट बंटवारे को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर, दोनों का अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो किसको बढ़त मिल रही है, किसके पक्ष में सकारात्मक चीजें हैं, कौन सी नकारात्मक चीजें हैं, आपसे समझना चाहेंगे महेश जी। देखिए, जहां तक सवाल है बढ़त की बात है, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अब सवाल ये आता है कि क्योंकि जो सरकार में, जो मौजूदा सरकार में जो होता है, उसे बढ़त इसलिए भी है कि उसके पास पूरी रिपोर्ट है, खुफिया जानकारियां हैं या वगैरह जिस तरह का जो है, और साथ साथ ही उनको क्या घोषणाएं जो जनता को और अपने वोटर्स को आकर्षित कर सकती है, वो सब चीजें अनाउंस करने का और उनसे लाभ लेने का और आम लोगों तक उसके पहुंचाने का एक जरिया जो है सरकारी माध्यम से मिल जाता है। तो एक काम इसको यूं कहा जा सकता है कि एक सत्ता में जो भी बैठा होता है वो बढ़त नहीं। महेश, मैं इस संदर्भ में समझना चाह रहा था आपसे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो टिकट के दावेदार हैं उनसे आवेदन मांगे और फिर अब उनको स्क्रीन किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वो माहौल को जांचने और भांपने की कोशिश करेगी, परिवर्तन यात्रा में राय शुमारी करेगी, उत्तर प्रदेश से और अलग अलग जगहों से आके पर्यवेक्षक हर जिले की या हर विधानसभा सीटों का आकलन करेंगे। तो उस लिहाज से थोड़ा समझना चाह रहे हैं जो रणनीति है टिकट के बंटवारे को लेकर या टिकट की दावेदारी को लेकर, माहौल को लेकर हर सीट पर, वो किसका प्लान दमदार नजर आ रहा है? जैसे भी है अभी इस समय, मतलब जो है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल को जो भी होता है वो उसमें तैयारी के साथ जुड़ जाता है। उसे यही मालूम पड़ जाता है कि हमारी कहाँ कमी है, हमें कहाँ सुधार करना है। तो ये जो इस समय कांग्रेस जो है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि बढ़त लिए हुए है, क्योंकि वो अब प्रत्याशियों को चयन की स्थिति में आ गई है।
अब रहा सवाल कि माहौल बनाने का है, तो ये चुनावी माहौल बनाने के लिए चुनावी माहौल तो बन चुका है, और अब उसको मैदान में उसको साकार करने के लिए, अपने ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने जो है उसके लिए परिवर्तन यात्राएं और वगैरह जो भी एक जुड़ी हुई चीजें होती है। तो ये जो अभी प्रत्याशियों का चयन करना है, ये एक दूसरे की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो रणनीति होती है, वो प्रत्याशियों का जो चयन होता है, जो चेहरे कौन से होंगे, तो एक दूसरे की ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरण हो, चाहे मतलब उसकी व्यक्तिगत लोकप्रियता हो उम्मीदवार की, ये सारी चीजों को आकलित करते हुए उन मोहरों को एक दूसरे प्रतिद्वंदी जो दल है वो सामने रखते हैं जी। अब आइए, जैसे परिवर्तन जो परिवर्तन जो 4 दिशाओं से की जा रही है, तो ये एक तरह से यूं कह दीजिए कि शॉर्टकट, मतलब क्या कहते हैं, चारों का माहौल राजस्थान में बनाने की कोशिशें हो रही। ओके। और चूंकि जो चेहरे जो आप ये देखिए कि परिवर्तन यात्रा में जो जो भी चेहरे रहेंगे जी, तो उनसे ये पूरा संदेश आम लोगों के पास ये जाएगा कि इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वसुंधरा राजे के साथ साथ ही और जो मैसेज ये देना चाह रही है कि हम समन्वय के साथ सामूहिक नेतृत्व के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। निरंजन पोद्दार सर, कौन सा इस बात, हाँ निरंजन पोद्दार साहब, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, महेश सर ने जो बातें कही उसमें आप कुछ जोड़े, साथ ही साथ सवाल भी मेरा यह है कि अगर पिछले विधानसभा चुनावों की अगर हम देश में जो हुए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की अगर बात करें, तो कांग्रेस उससे प्रेरित होकर चुनाव से 2 महीने पहले ही प्रत्याशियों के नामों के ऐलान करने की तैयारी में है, और कह भी दिया गया है कि एक लिस्ट जो है वो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक या सितंबर के 10-15 दिन पहले तक सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सर नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई सीटों के लिए दावेदारों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं किया। तो इन दोनों लिहाज से हम समझना चाहेंगे राजस्थान की राजनीति आपके जरिए, टिकटों के बंटवारे को लेकर, टिकटों के दावेदारों को लेकर। देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मेरी इसके अंदर मत भिन्नता है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो वर्क फोर्स होती है, यानी कि जो कार्यकर्ता होता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, एक एक वोटर के साथ जो कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से वो कार्यकर्ता नाराज जरूर होता है, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में नहीं होती, पार्टी का जब सूखा होता है, तो कार्यकर्ता की कोई उम्मीद नहीं होती अपने सिर्फ नेतृत्व से। लेकिन जब पार्टी सत्ता में होती है, तो जो कार्यकर्ता होता है या कैडर होता है, पदाधिकारी होता है, उसकी भी बहुत ज्यादा उससे महत्वाकांक्षाएं होती है, और लोगों की भी उस कैडर से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होती है कि भाई आप हमारे यहां काम करवाइए, लेकिन वहां पे उसकी एक सीमाएं होती है, और जिसकी वजह से उससे लोग असंतुष्ट रहते हैं, जिसको हमारे यहां कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी। अब रही बात कर्नाटक और हिमाचल की बात, तो आपको यहां पे दोनों चीजों के अंदर एक भेद देखना पड़ेगा रविंद्र जी, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस जो है वहां पे सत्ता के लिए संघर्षरत थी। तो वहां पे जिस तरीके से इन्होंने टिकट की पहले घोषणा की या चुनाव जीता, तो इसको अगर आप राजस्थान से मूल्यांकन करते हैं, तो यहां पे पहले तो स्थिति वो विपरीत है कि यहां नहीं, मैं फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी तो मैंने बात की है ना। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी टिकटों की घोषणा हुई है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, वहां पर भी टिकटों की घोषणा हुई है, लेकिन राजस्थान में नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर रविंद्र जी आपको यह देखनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी सीटों के ऊपर टिकट की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों के ऊपर अपनी टिकटें घोषित की हैं, जो टिकटें उनकी जो सीटें बहुत ज्यादा कमजोर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, और उससे पहले भी जब लगातार तो राजस्थान में बीजेपी के लिए 200 सीटें मजबूत हैं क्या? नहीं, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो रोटेट होती है रविंद्र जी। वो किसी मतलब समझ लीजिए 2018 के अंदर सीटें हारी हैं, लेकिन 2013 के अंदर जीती हैं। तो जिस तरीके से वो मतलब एक ये रोटेशन सिस्टम के अंदर जो सीट आ रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मान के चलती कि हमारी ये सीट बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की 22 सीटों की अगर बात करें, तो आपको मैं बता दूं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी उन सीटों के ऊपर
समझ लीजिए पिछले चुनाव में टक्कर में नहीं थी, उससे पहले पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर थी। जब भारतीय जनता पार्टी का लगातार 15 साल शासन रहा तब भी उन सीटों पे वो कमजोर थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सीटों की जो 36 सीटों की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी है, उन सीटों के ऊपर भी कदाचित ऐसी स्थिति थी। इसलिए वहां पे उन्होंने अपने सेनापति पहले तय कर दिए, लेकिन यहां पे सुरेश गर्ग सर, जी ठीक है निरंजन, सुरेश गर्ग साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी अभी तक क्या समझ पाई है राजस्थान की स्थिति को लेकर। जाहिर तौर पर आप लोग राजनीति में, आप राजनीतिक पार्टी हैं, देश के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि हम समय रहते ही सितंबर तक शुरू कर देंगे दावेदारों का नाम, उम्मीदवारों का नाम, लेकिन अभी तो आप लोग माहौल भांपने के लिए यात्रा निकालें और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या वहां की स्थिति परिस्थिति है और फिर वहां पर आवेदन मंगवाएंगे या फिर कौन से उम्मीदवार मजबूत हो सकते हैं, किस तरह के जातीय समीकरण हो सकते हैं। तो कहीं पिछड़ती हुई बीजेपी यहां पर नहीं दिखाई दे रही है क्या? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं भी दूर दूर तक पिछड़ती हुई नहीं है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हम पुराने रिकॉर्डों को तोड़ के जीत के आएंगे। जो राजस्थान के अंदर 4.5 पौने 5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पे जो भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर फैला है, जो अत्याचार राजस्थान में चरम सीमा पे फैला है, उससे जनता, दलित जनता, हर व्यक्ति इनसे दुखी है। आज अगर दलित महिला की बात करें तो वो भी अत्याचारों से परेशान है, एक युवा है वो भी अत्याचारों से परेशान है, किसान है वो भी अत्याचारों से परेशान है। तो आज हम चार जगह से, 4 धार्मिक स्थल से हम परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं। तो परिवर्तन यात्रा के साथ साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि पिछले 4.5 साल से राजस्थान के अंदर किस तरह का अराजकता का माहौल है। अच्छा। किस तरह से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से लाल डायरी के अंदर इनके भ्रष्टाचार के आप बताएंगे, जनता को नहीं लगता, जिस तरह आप बीजेपी बताएगी जनता को नहीं लगता। निश्चित रूप से हम बताएंगे, जनता के पास जाएंगे और जनता के बीच में उनके दुख दर्द को भी सुनेंगे। बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्यों है? मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं। जैसे कांग्रेस ने, हर पार्टी का अलग अलग प्रणाली होती है काम करने की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई आवेदन आमंत्रित हैं, जिसको इच्छा है चुनाव लड़ने की वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन बीजेपी में इस तरह का लोकतंत्र क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है, लोकतंत्र के हिसाब से काम करती है। आज हमारा संगठन मजबूत है, हर व्यक्ति के बायोडेटा आ रहे हैं, हर व्यक्ति हमारे भारतीय पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्षों के पास जा रहे, कर रहे, दे रहे। लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो राजस्थान के अंदर जो स्थिति युवाओं की, किसानों की, दलितों की, जिस तरह की स्थिति आज राजस्थान में पिछले 4.5 साल से हो गई है, वो उसको हम जनता को बताएंगे और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा इन्होंने 2018 के अंदर जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई है। बता दीजिए, किसानों को कर्जा माफी की जो इन्होंने बात की थी, किसानों की कर्जा माफी का जो झूठा वादा किया, उसकी वजह से 19,400 किसानों ने की जमीन कुर्की हो गई और 300 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो बताइए कहां से किसान आज बिजली मांग रहा है कि भैया हमें बिजली दे दो जिससे कि हम सिंचाई कर सके, लेकिन ये बिजली दे नहीं पा रहे। आज युवा रोजगार की मांग करता है, लेकिन ये रोजगार नहीं दे पा रहे। जो इन्होंने 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष का वादा किया था, 4.5 साल हो गए, बता दीजिए कितने रोजगार दिए। जो व्यक्ति ये चाहता है, एक चीज और मुझे बता दीजिए सुरेश जी, एक चीज और बता दीजिए, ये 4 रथ तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 5 नेताओं की तस्वीरें होंगी। अगर हम राजस्थान के 3 नेताओं की अगर बात करें, सीपी जोशी जी की, राजेंद्र राठौड़ जी की, वसुंधरा राजे जी की, हमें सभी दिखाई देंगे मैदान में इस परिवर्तन यात्रा में? निश्चित रूप से सब लोग हैं, सभी कलेक्टिव रूप में सब लोग यात्रा में जाएंगे और सब लोग यात्रा में शामिल होंगे। इसलिए इस तरह की कोई वो नहीं है। हमारे जितने भी नेता है, शीर्ष नेतृत्व के में हम, चलिए आपने क्लैरिफाई कर दिया, आपने स्पष्ट कर दिया कि एकजुट होकर दिखाई देंगे। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, क्या होगा जब परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी के 4 रथ राजस्थान के गांव, मोहल्लों, ढाड़ियों से होकर गुजरेंगे और उसमें बीजेपी के केंद्रीय और राज्य के कद्दावर 5 नेताओं की तस्वीर होंगी और वो जैसा कहा कि एकजुटता के साथ वो दिखाई भी देंगे और ये बात करेंगे सरकार की नाकामियों की, जिन बातों का उल्लेख यहां सुरेश जी ने किया। तो फिर सरकार की फेस सेविंग या कांग्रेस की किस तरह से
रणनीति रहेगी बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा की काट के तौर पर? देखिए रविंद्र जी, आप राजनीति को समझें तो देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पहले 3 महीने में ही पूरे प्रदेश का दौरा कर महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से उन्होंने सारी जिलों का जायजा लिया और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के लोगों से इस बारे में फीडबैक लिया और महंगाई राहत शिविर के माध्यम से उसमें जो सुझाव उन्होंने लिए उसके माध्यम से उन्होंने उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की स्थिति, नेताओं की स्थिति और जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने किस तरह का कार्यकलाप किया उसकी सारी रिपोर्ट उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ली है। जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ये प्रक्रिया 3 महीने पहले ही पूरी कर चुके हैं और इन्हें पता लगा कि मुख्यमंत्री ने बहुत तरीके से और चाणक्य नीति से अपना काम पूरा करते हुए जब फीडबैक लिया और सरकार के घोषणाओं के बारे में जो उन्होंने कंप्लीट, क्योंकि उन्होंने देखी है कि आपने हर साल सरकार की समीक्षा बैठक की और उन्होंने हर बार समीक्षा को घोषणा पत्र लेते हुए उन्होंने हर बार कहा कि पहले साल में 22%, उसके बाद में 45%, उसके बाद में 67%, उसके बाद में 88%, चौथी समीक्षा में उन्होंने 8 काम किया और उसके बाद लगातार काम सरकार कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर अपनी सरकार की प्रगति आम लोगों के सामने रखी है। अब सवाल यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी का इनको ये अभिप्राय समझ में नहीं आया और इनको अब समझ में आया कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं, तब इनकी आंखें खुली, इनको समझ में आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सारी प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। वो सारे प्रदेश में जिलों की कठिनाइयां, कांग्रेस की स्थिति और वहां पर उम्मीदवारों की स्थिति को भांप चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप के तो सही है। अब इन्होंने अब सुनिए, अब रविंद्र जी, अब इन्होंने घबराहट में ये प्रयास किया है कि पूरे प्रदेश को 4 परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। तो सवाल ये फीडबैक का नहीं है, सवाल यह है कि इनमें प्रतिस्पर्धा करा दी गई है, इन नेताओं में जो पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप कर दी गई है, उससे पूरी पार्टी का वातावरण। सुनिए देखिए रविंद्र जी, किस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस तरह से राजस्थान के बोलिए, मुझे बोलने किस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार है। जी मुझे बोलने, सुरेश जी पहले कंप्लीट होने दे, सुरेश जी पहले प्रदीप जी को बोलने दे, फिर आप जवाब दीजिए। सुरेश जी 1 मिनट, सुरेश जी प्लीज 1 मिनट, भ्रष्टाचार फैला हुआ। सुरेश जी 1 मिनट पहले बोलने दीजिए उनको, मैं मौका दे, आपको पहले भी दिया, मैं दूंगा। 1 मिनट सुरेश जी बोलने दीजिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है वो राजस्थान की सरकार है। मेरे 50% कमीशन बोलेंगे तो इस तरह बहस नहीं होगी। सुरेश जी 1 मिनट प्लीज। सुरेश जी देखिए, आप ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, आप ऐसे पहले भी लगातार आप बैठे हैं चर्चाओं में, प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट 30 सेकंड में बोलिए सर। प्रदीप जी, मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी योजना बनाई उसको भांपते हुए अब इनके तोते उड़ गए। अब देखिए किस तरह का भ्रांति इनके इसमें फैली हुई है। इन्होंने पड़ोसी राज्यों के 200 एमएलए बुलाकर उन 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फीडबैक लिया है। उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट कि कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, कैसा स्पेशल कैंडिडेट की क्या स्थिति रही, उसकी रिपोर्ट आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को सौंप दी गई है। तो आप समझिए, उनकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर प्रदीप, आप उनकी चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता 1 मिनट। डॉक्टर प्रदीप सवाल भी तो पूछ लूंगा आपसे, ये निश्चित नहीं डॉक्टर प्रदीप ने सवाल तो पूछना आपसे। मुझे बताइए कि टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों में 100 आवेदन आ गए, कैसे छाटेंगे उनको? नहीं छटेंगे, उनका कमिटमेंट देखा जाएगा, उनकी योग्यता देखी जाएगी, और जिनके टिकट कटेंगे फिर उनकी बगावत से कैसे बचेंगे? देखिए हमारे नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हम जो जीतने वाले संभावना जिस कैंडिडेट की होगी हम उसको प्राथमिकता देंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी कांग्रेस बारे में सोच और योजनाओं पे जो उसका मस्तिष्क होगा, जो उसका विचार होगा, उसको देखते हम चुनेंगे। तो हम मेरिट पर चुन करके हम नए कैंडिडेट लाएंगे और हम बता दें आपको कि इस बार अच्छे कैंडिडेट लाने की जिम्मेदारी हमारी। सुरेश गर्ग साहब जवाब दे दीजिए। यहां डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चाणक्य नीति से बीजेपी के तोते उड़ गए हैं। अब चाणक्य तो आज की तारीख में राजनीति में बीजेपी के नेता को कहा जाता है। देखिए रविंद्र जी, चाणक्य तो आज भी राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं, चाहे ये कितना भी कर लें, लेकिन आज जनता इनसे परेशान है। इनके भ्रष्टाचार से, इनके जो अत्याचारों से आपने देखा होगा कि सरकारी बिल्डिंग के अंदर 2.5 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं।
ये सिल्ली मिल रही है सोने की, इस तरह का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो क्या जनता को पता नहीं है? जनता इनसे न्याय मांग रही है कि आज राजस्थान को जो हमने 2018 से पहले जो बिजली की दरें थी वो आज 12 रुपए। डॉक्टर प्रदीप ये बता दें, सुरेश जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप देंगे। सरकार की उपलब्धियां तो बताई जाकर मुख्यमंत्री ने, लेकिन जब परिवर्तन यात्रा के जरिए जब बीजेपी के नेता जाएंगे और सरकार के अधूरे वादों को उठाएंगे, सरकार की नाकामियों को उठाएंगे, सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसको उठाएंगे, तो फिर जवाब तो उसका देना होगा ना सर। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल 4 दिन पहले ही एक सुनवाई के माध्यम से आने वाली प्राथमिकता, जिसमें लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी प्राथमिकता है, उस पर उन्होंने संवाद किया है। और रिकॉर्ड तोड़ लोग पैकेट के और रिकॉर्ड तोड़ लोग उसमें आए, अपने सुझाव दे रहे हैं की जगह पूरी मुख्यमंत्री के काम कार्यक्रम में जितने लोग आए उन्होंने सुझाव दिए, इसलिए मुख्यमंत्री जी जनता को आप निरंतर संवाद में हैं प्रदेशवासियों के और उनसे राय लेकर वो अपनी आगामी योजना और घोषणा पत्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से पब्लिक की दूरी नहीं है। और महेश शर्मा सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, ये जो कार्यक्रम में जनता के साथ समाज वितरण की बात हो रही है, तो अमूमन स्ट्रैटेजी राजनीतिक दलों की यह भी होती है कि प्रतिद्वंदी की तरफ से फला सीट पर कौन सा उम्मीदवार किन समीकरणों के आधार पर चुना गया है, तो क्या उस लिहाज से भी एक दूसरे को देखा जाएगा? महेश जी, अगर अच्छी ठीक है, आवाज नहीं आ पा रही है महेश जी आपकी, अनम्यूट कीजिएगा महेश जी। निरंजन सर, आप जवाब दे दीजिए इस सवाल का, उनकी आवाज नहीं आ रही है जी। एक बार दोबारा से सवाल दोहराइए। हाँ, मेरा ये सवाल है कि अमूमन जब टिकट वितरण होता है तो दूसरे की रणनीति पर भी नजर रहती है, इस चुनाव में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, निश्चित रूप से जो पहले टिकट घोषित करता है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, तो लेकिन उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसको मैं ये कहता हूं कि ये एक तरह की दुधारी तलवार है। हाँ। क्योंकि जो व्यक्ति जिसका पहले टिकट समझ लीजिए घोषित हो गया, एक तो सबसे पहले तो वो खर्चे में पिटेगा। हाँ। क्योंकि जब वो प्रत्याशी घोषित हो गया तो जनता उसके पास अपनी समस्याएं लेके जाएगी। हमारे गांव में हैंडपंप लगवा दीजिए, यहाँ प्याऊ लगवा दीजिए, यहाँ कमरा बनवा दीजिए, स्कूल का रूम बनवा दीजिए। तो सबसे बस उस समय व्यक्ति जो है अपने खर्चों के ऊपर समाज। और एक पॉइंट मैं महेश जी से भी ले लेता हूं। महेश जी, आपकी आवाज में उम्मीद करूंगा कि हम तक पहुंचेगी। ये भी बता दीजिए कि अगर जल्दी टिकट घोषित हो जाता है तो फिर आपके जो बगावती नेता हैं उनकी बगावत भी जल्दी सामने आ जाएगी और फिर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या फिर उनको कवर अप कर लिया जाएगा चुनाव आने तक? हाँ जी, जहां तक ये है, जो चेहरा जो होता है उसकी मतलब क्या कहता है ना, वो देखता है कितना लोकप्रिय है। और साथ साथ ये आज के जो टिकटें हैं वो हेलो जी, बोलिए सर। हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तकनीकी, कोई बात नहीं, इस सवाल के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल था वो था कि चुनाव में पहले उम्मीदवार घोषित करने वाली पार्टी को फायदा होगा क्या? 80% लोगों ने कहा हाँ फायदा होगा, ना में 20% लोगों का यह कहना है। प्राइम डिबेट के इसी सवाल के जवाब के साथ ही फिलहाल आज इतना ही। ब्रेक का वक्त है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।